solid. ठीक है बच्चे, इसमें पहले ना बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। आज हम थोड़ी सी टर्म्स डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द सेकेंड बुक, फर्स्ट इज एडहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्सेस बच्चे, एडहेसिव फोर्स क्या होती हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, forces of attraction among different type of particles. Forces of attraction among different type of particles. ठीक है, जैसे ग्लू, ग्लू के जो पार्टिकल है वो पेपर पे चिपक जाते हैं ना, है ना। ग्लू जो है वो पेपर पे चिपक जाती है, तो ग्लू एक अलग चीज है, पेपर एक अलग चीज है, लेकिन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है, तो आपने देखा होगा ग्लू के ऊपर एडहेसिव भी लिखा होता है। ठीक है, तो ये कहता है इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स। कोहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं बच्चे? अब सीमेंट आपके घर देखा हो, घर बनते हैं तो सीमेंट जो है, सीमेंट एक उस प्लास्टर जब होता है तो सीमेंट से चिपकता हुआ पूरी दीवार में फैल जाता है ना। तो बच्चे होता क्या है, सीमेंट का पार्टिकल दूसरे सीमेंट के पार्टिकल जुड़ जाता है, तो वो कोहेसिव फोर्सेस है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग, forces of attraction among similar type of particles. Forces of attraction among similar type of particles. ठीक है, एक होता है एडहेसिव फोर्स, एक होती है बच्चे कोहेसिव फोर्स। ठीक है, नाउ वन इज डिफॉर्मिंग फोर्स, वन इज डिफॉर्मिंग फोर्स। बच्चे डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? सपोज आई एम अप्लाइंग सम फोर्स ऑन माई चीक, ये अपनी देखो खींच गए, गाल खींच गए, तो ये मेरी फोर्स ने गालों की शेप चेंज कर दी, तो ये जो फोर्स है ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन, शेप, साइज या वॉल्यूम चेंज कर दे। ठीक है, एक होती है बच्चे डिफॉर्मिंग फोर्स, फोर्स, forces which when act on body, which when act on body then produces some change in its configuration. Force which when acts on body then produces some change in its configuration, either shape, size or volume. Shape, forces which act on body then produces some change in its configuration, चाहे उसका शेप चेंज हो जाए, चाहे साइज चेंज हो जाए, चाहे वॉल्यूम चेंज हो। रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स बच्चे, मैंने बॉडी को खींचा, छोड़ा, ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में चले गए। वाई? क्योंकि इस गालों के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होती है जो इन्हें ओरिजिनल पोजीशन में वापस ले जाती है। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? फोर्स दैट डेवलप इन सॉलिड, फोर्स दैट डेवलप इन सॉलिड
and tends to bring them in original configuration, tends to bring them in original configuration, tends to force that develop in solid and tends to bring it in original configuration when deforming force is removed. When deforming force is removed. When deforming force is removed. अब मैंने बॉडी को खींचा, छोड़ा, ओरिजिनल पोजीशन वापस आ गया। अब मैंने प्लास से पकड़ के खींच के निकाल लिया बाहर, ये सूज गया, इसलिए लटक गया, तो क्या ओरिजिनल पोजीशन वापस जाएगा? नहीं। मतलब एक लिमिट तक अगर मैं फोर्स लगा के गालों को खींचूंगा तो अपनी पोजीशन वापस जाएंगे। अगर उससे ज्यादा फोर्स से खींच लिया तो गाल अपनी पोजीशन वापस नहीं जाएंगे। वही लिमिट इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है जब तक अगर आप अप्लाइड फोर्स लगाओगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाएगा। अगर आप इसके बाहर चले गए, इससे ज्यादा आपने अप्लाइड फोर्स लगा दी, तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन नहीं करेगी। देखिए बच्चे, इलास्टिक लिमिट, इट इज द अपर लिमिट, it is the upper limit up to which if deforming force is applied, if deforming force is applied, then body will regain its position. Body will regain its up to which if deforming force is applied and removed. Apply करके remove करोगे, then body will regain its original configuration. ठीक है? अगर आप इस लिमिट तक डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के हटाओगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगी। तो मैं एक बात लिख सकता हूं, अप टू इलास्टिक लिमिट। क्या हो रहा है बच्चे? मैंने गालों को खींचा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन वापस चले गए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या डेवलप हुई होगी? रीस्टोरिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल थी, तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस चले गए। लेकिन अगर प्लास से खींचा तो इतनी रीस्टोरिंग फोर्स पैदा ही नहीं हो पाई। तो होता है क्या बच्चे? अप टू इलास्टिक लिमिट डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल होते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स, जितनी मैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हूं उतनी रीस्टोरिंग फोर्स सॉलिड के अंदर डेवलप हो जाती है। बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट डिफॉर्मिंग फोर्स बड़ी हो जाती है रीस्टोरिंग फोर्स से, तो सॉलिड अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं जा पाता। सॉलिड इज अनेबल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल configuration. Anybody any doubt in this can ask. These are the basic definitions. कोई डाउट है बच्चे किसी को? Anyone any doubt? Okay. लिखते भी जा रहे ना बच्चे साथ साथ? ठीक है। इलास्टिक बॉडी, इलास्टिक बॉडी वो बॉडी है जिस पर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई और वो अपनी पोजीशन में वापस आ गई। ठीक है? द बॉडी, इलास्टिक बॉडी, द बॉडी
which regain their original configuration, elastic body, the body which regain their original configuration after the removal of deforming force. The body which regain their original configuration after the removal of the body which regain their original configuration the body which regain their original configuration after the removal of deforming force are elastic body, are elastic body. एक होते हैं बच्चे प्लास्टिक बॉडी, जो अपनी the body which don't regain their original configuration, the body which don't regain their original configuration, the body which don't regain their original configuration after the removal of deforming force, which don't regain their original configuration after the removal of deforming force are plastic body. तो बच्चे एक्चुअली कोई भी बॉडी 100% इलास्टिक नहीं हो सकती, कोई भी बॉडी 100% प्लास्टिक नहीं हो सकती. नो बॉडी इज 100% इलास्टिक, नो बॉडी इज 100% प्लास्टिक. ठीक है, जैसे आप गाल को देख लो बच्चे, आप एक लिमिट तक खींचते हुए अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आएंगे, ज्यादा खींच दूंगा तो ये कैसा बिहेवियर शो करने लगेंगे, प्लास्टिक. मतलब अप टू इलास्टिक लिमिट गालों का बिहेवियर इलास्टिक है, उसके बाद गालों का बिहेवियर कैसे चला जाएगा, प्लास्टिक. तो कोई भी बॉडी 100% इलास्टिक नहीं हो सकती, तब कोई भी बॉडी 100% प्लास्टिक नहीं हो सकती. ठीक है, अब एक नई टर्म आती है बच्चे, स्ट्रेस. बच्चे देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेस एंड प्रेशर. अगर हम स्ट्रेस और प्रेशर की बात करें बच्चे, दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं, दोनों का एसआई यूनिट, दोनों का एसआई यूनिट पास्कल है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दोनों का डायमेंशन ml -1 t -2. फर्दर दोनों का फॉर्मूला भी फोर्स अपॉन एरिया ही है, दोनों का फॉर्मूला भी फोर्स अपॉन एरिया ही है. बट देयर इज अ डिफरेंस इन स्ट्रेस एंड प्रेशर. है क्या बच्चे, सपोज दिस इज सॉलिड, you are applying the force on it, this is the applied force या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स which is trying to change the configuration of the body, which is trying to change the configuration of the body. ये इसकी शेप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, in turn body is itself generating a force which is
restoring force, and this force is trying to keep the body in the original configuration. Although अगर डिफॉर्मिंग फोर्स ज्यादा होती है तो बॉडी टूटना शुरू हो जाएगी या पिचकने शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर दोनों बराबर है एक लिमिट तक ये बॉडी कोशिश करेगी कि बॉडी की शेप कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो। तो ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स जो आपने लगाई ये प्रेशर लगा रही है, जो रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी के अंदर पैदा हुआ वो स्ट्रेस है। वो ये वाली फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स जो सॉलिड के अंदर डेवलप हो रही है उसको उसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप होता है, और जो एक्सटर्नल फोर्स है जो बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की कोशिश कर रही है उसकी वजह से प्रेशर डेवलप होता है। तो प्रेशर हमेशा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है और स्ट्रेस हमेशा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, तो बच्चे स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड द प्रेशर इज applied force per unit area. Stress is restoring force per unit area. Pressure is applied force per unit area. स्ट्रेस होता है बच्चे रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर इज अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, स्ट्रेस होता है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर होता है अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, लेकिन अप टू इलास्टिक लिमिट। अब हम जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे ना उसमें स्ट्रेस में अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया लगा देंगे। ऐसा क्यों? या डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी हम न्यूमेरिकल करते हैं वो अप टू इलास्टिक लिमिट ही करते हैं, और अप टू इलास्टिक लिमिट हमने पढ़ा कि रीस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स इक्वल है। अप टू इलास्टिक लिमिट अभी हमने पढ़ा कि अप्लाइड फोर्स यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल होते हैं। तो अप टू इलास्टिक लिमिट restoring force and up to elastic limit restoring force बराबर होता है बच्चे डिफॉर्मिंग फोर्स के। सो अप टू इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस और प्रेशर का मैग्नीट्यूड सेम होता है। स्ट्रेस का वैल्यू एंड प्रेशर का वैल्यू सेम ही होता है इलास्टिक लिमिट तक। तो हम जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे स्ट्रेस के उसमें हम इलास्टिक लिमिट के अंदर ही डिफॉल्ट काम करते हैं। तो हम वहां पर प्रेशर निकालते रहते हैं अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, वहां पर हम पढ़ते क्या रहते हैं उसे अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। बच्चे सबको समझ आ गया स्ट्रेस और प्रेशर में क्या अंतर है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन स्ट्रेस एंड प्रेशर? ठीक है, स्ट्रेस होता है बाहर की अंदर की फोर्स की वजह से जो सॉलिड ने अपने आप डेवलप करी है, और प्रेशर होता है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो हमने खुद लगाई है। ठीक है, तो हम न्यूमेरिकल्स में स्ट्रेस और प्रेशर को सेम मान के चलते हैं, बट दे आर द डिफरेंट थिंग। स्ट्रेस सॉलिड डेवलप करता है अपने आप, ठीक है, टू काउंटर प्रेशर। प्रेशर को काउंटर करने के लिए स्ट्रेस सॉलिड अपने आप डेवलप कर लेता है, या स्ट्रेस सॉलिड में अपने आप डेवलप हो जाता है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। बच्चे देखिए, स्ट्रेस
दो दो तरीके का होता है, नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंसाइल टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस फिर तीन तरीके का होता है, टेंसाइल, कंप्रेसिव, और कहीं कहीं ये तीसरे टाइप का स्ट्रेस है हाइड्रोलिक। इसको अलग भी लिख देते हैं कि नॉर्मल के अंदर दो लिख देते हैं, टेंसाइल, कंप्रेसिव, हाइड्रोलिक को अलग लिख देते हैं, बात एक ही है। हाइड्रोलिक स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस, it is a stress developed in solid when the deforming force is acting normal to the surface. It is the stress developed in solid when deforming force is acting normal to the surface। मतलब सपोज ये कोई सरफेस है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इस पर नॉर्मल फोर्स लग रही है। अब जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो होगा नॉर्मल स्ट्रेस। अब जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो क्या होगा बच्चे, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस डेवलप्ड इन सॉलिड व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं टेंसाइल, कंप्रेसिव, हाइड्रोलिक क्या होता है। नोट हो गया बच्चे इतना, यस और नो, ठीक है। हाँ, इसके अंदर तीन टाइप के थे। टेंसाइल स्ट्रेस मतलब आपने छत से रस्सी से झूला टांग दिया, या कोई रस्सी थी या जो भी चीज थी, रॉड थी, हाँ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, टेंशन हो। आपने इसमें फोर्स लगाई, इसका लेंथ एल था। देखो फोर्स जो है एरिया के परपेंडिकुलर लग रही है और उसकी वजह से इसका लेंथ बढ़ गया, उसकी वजह से इसका लेंथ बढ़ गया। तो अगर नॉर्मल फोर्स की वजह से बॉडी का लेंथ बढ़ जाए तब जो स्ट्रेस डेवलप होगा, होगा तो फोर्स अपॉन एरिया ही, इसी को टेंसाइल स्ट्रेस कह देते हैं। If the deforming force increases the length of the body, then the stress developed is called tensile stress. If अगर अप्लाइड फोर्स की वजह से बॉडी की लेंथ बढ़ जाए, पहले एल थी अब और खिंच के थोड़ी सी बढ़ गई, अगर अप्लाइड फोर्स की वजह से बॉडी का लेंथ बढ़ जाए, ठीक है, तो जो बॉडी के अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा उसको हम क्या कहेंगे बच्चे, टेंसाइल स्ट्रेस। इफ अप्लाइड फोर्स, स्ट्रेस का फॉर्मूला तो फोर्स अपॉन एरिया रहेगा इस चैप्टर में, ठीक है, फॉर्मूला तो फोर्स अपॉन एरिया ही रहेगा। इफ अप्लाइड फोर्स
increases the if applied force increases the length of body, then stress developed is tensile stress. Compressive stress. Compressive stress. अब सपोज ये मेट्रो का पिलर है, ये इसकी ट्रैक है, इसके ऊपर से मेट्रो गुजर रही है, ठीक है। इसका लेंथ बढ़ रहा है, इसका लेंथ था कुछ L, इसका वेट, मेट्रो का वेट क्या करेगा, बढ़ता रहा है। L है बच्चे लेंथ, कुछ तो लेंथ है, उसकी हाइट है, ठीक है। अब मेट्रो का वेट क्या करेगा, इसे कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। सपोज कुछ कंप्रेस करता है, जब पिलर के ऊपर से मेट्रो निकलती है तो पिलर नेग्लिजिबल कंप्रेस करते हैं, वेट लग रहा है तो कंप्रेस होगा। कोई भी चीज है, कोई चीज ज्यादा कंप्रेस होगी, कोई चीज कम कंप्रेस होगी। जैसे ये है, इसको मैंने दबाऊंगा तो कंप्रेस तो हो गया ना, कम या ज्यादा की बात अलग है, वो मटेरियल डिपेंडेंट है कि कैसे बनाए, कंक्रीट का बनाए, कैसे बनाए, ठीक है। किसी भी चीज के ऊपर अगर फोर्स लगाओगे ऊपर से नीचे तो वो कंप्रेस होगी। ऑल्दो वो स्टील का बना होता है, स्टील का कंप्रेशन बहुत नेग्लिजिबल होता है। कंक्रीट बना होता है, स्टील के सरिये लगे होते हैं उसके अंदर, है ना। तो स्टील का जो कंप्रेशन है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, लेकिन होता है, चाहे वो 0.0000001 mm हो, लेकिन होगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जब फोर्स लग रही थी तो लेंथ जो है डिक्रीज कर रही है। अब जो इस पिलर के अंदर यानी कि जो अब जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस है तो फोर्स पर यूनिट एरिया ही, लेकिन ये तब स्ट्रेस है जब लेंथ डिक्रीज कर रही है। यहां पर अप्लाइड फोर्स की वजह से लेंथ बढ़ रही थी, यहां पर अप्लाइड फोर्स की वजह से लेंथ डिक्रीज कर रही है, ठीक है। इफ अप्लाइड फोर्स if applied force decreases the if applied force decreases the length of body, then stress developed is compressive stress. Then stress developed is compressive stress. Third is hydraulic stress. Third is hydraulic stress. Hydraulic stress, ठीक है बच्चे, पढ़ा तो रहा हूं बच्चे, मतलब बता रहा हूं। हाइड्रोलिक थर्ड स्ट्रेस है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस के अंदर लिखिए, when a body is immersed in liquid fluid, when a body is immersed in fluid, then fluid apply equal forces from all direction. Fluid apply equal forces from all direction, as the result of which volume of body decreases
Volume of body decreases without changing the shape. Volume of body decreases without changing the shape, and stress thus developed in body, and stress thus developed in body is hydraulic stress. Stress thus developed in body is hydraulic stress. देखिए बच्चे, ये एक फ्लूइड है, लिक्विड है, सपोज पानी। आपने इसके अंदर एक बॉल फेंक दी, तो लिक्विड क्या करता है? लिक्विड एक्सर्ट फोर्स और प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। लिक्विड इस पे हर जगह से फोर्स लगाना शुरू कर देगा, हर जगह से इक्वल फोर्स लगेगी। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इसका वॉल्यूम कुछ डिक्रीज कर जाएगा। ऑल्दो ये डिक्रीज इन वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, आपको कहीं पता नहीं चला। आप अगर पानी के अंदर हाथ डालते हो तो आपके हाथ का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि हाथ पर हर जगह से इक्वल फोर्स लगेगा, बट दैट डिक्रीज इन नेग्लिजिबल या डिपेंड्स ऑन द मटेरियल कि आपने क्या डाला है, लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। यहां पर माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। अब जो सॉलिड के अंदर, लेकिन हर जगह इक्वल, हर जगह से इक्वली कंप्रेस हुआ है, तो उसका शेप सेम रहेगा। हर जगह से इक्वली कंप्रेस हुआ है तो उसका शेप क्या रहेगा बच्चे? सेम। अब जो सॉलिड के अंदर स्ट्रेस डेवलप हुआ है, अब जो सॉलिड के अंदर स्ट्रेस डेवलप हुआ है उसे हम कहते हैं बच्चे हाइड्रोलिक स्ट्रेस। अब जो सॉलिड के अंदर स्ट्रेस डेवलप हुआ है, दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक स्ट्रेस। दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड hydraulic stress. That stress is called hydraulic stress. ठीक है ये भी फोर्स पर यूनिट एरिया ही, बस इसमें एरिया में वो डाल देना 4πr² सरफेस एरिया। The last second type of stress is tangential stress. Tangential stress, देखिए बच्चे, ये कोई बुक है, ठीक है, मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो ये थोड़ा बेंड करेगा। देखो ये ऐसे बुक थी, बेंड कर रहा है ना, ये देखो बेंडिंग। अगर मैं इसमें टेंजेंशियल सरफेस के लॉन्ग बैक बुक लगा फोर्स लगा रहा हूं तो ये थोड़ी क्या कर रही है बच्चे? बेंड कर रही है ना। अब जो इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो क्या है बच्चे? टेंजेंशियल स्ट्रेस। मतलब व्हेन द इट इज अ स्ट्रेस डेवलप्ड इन सॉलिड व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज एक्टिंग टेंजेंशियल टू द सरफेस। इट इज द stress developed in solid when deforming force is acting
टेंजेंशियल टू द सरफेस। हुआ क्या, आपने इसमें टेंजेंशियली कोई फोर्स लगाया, ठीक है, सपोज इसका बेस फिक्स है, ठीक है, चाहे आपने बेल्ट कर रखा है, पेचों से कर रखा है, बेस सपोज फिक्स है, तो इन दैट केस अगर आप इसमें फोर्स लगाओगे तो ये कुछ एंगल बेंड कर जाएगा, ये कुछ एंगल क्या करेगा बच्चे, बेंड हो जाएगा। इस बेंडिंग की वजह से बॉडी में जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको हम कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। इस बेंडिंग की वजह से जो बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होगा, इसमें एरिया तो इसका लेंगे, है ना, इस बेंडिंग की वजह से जो बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होगा, दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। नहीं, और इतने ही होते हैं, ठीक है, टेंजेंशियल के टाइप नहीं होते, टेंजेंशियल के टाइप नहीं होते। क्वेश्चन लिख लीजिए इसके ऊपर एक, 40 केजी मेट्रो, 40,000 केजी मेट्रो, 40,000 केजी मेट्रो passes over track supported by 4 pillars. 4 identical pillars, hollow from inside, hollow from inside. Internal radius is 20 centimeter, external radius is 22 centimeter. Find the stress in the pillar if find stress in the pillar if weight of metro is equally distributed on all pillars. If weight of metro is equally distributed तो बच्चे है क्या, आप कोई भी एक पिलर देख लीजिए, बीच में जो हॉलो है, तो जो वेट सपोर्टेड है वो एक इतने एरिया पे सपोर्टेड है, इसका एरिया कितना आ जाएगा, पाई आर एक्सटर्नल का स्क्वायर माइनस पाई आर इंटरनल का स्क्वायर, मतलब पाई इंटू में 22 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू में 20 का स्क्वायर, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि पाई तो कॉमन आ जाएगा, 3.14, 22 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इंटू में 10 की पावर माइनस 4 मीटर का स्क्वायर, 3.14 इंटू 22 का स्क्वायर 484, 20 का स्क्वायर 484 इंटू 10 की पावर माइनस 4। अब इस पे ऊपर से वेट लग रहा है, कितना वेट लग रहा है, mg, कितने किलो की मेट्रो थी, 40,000 किलो की मेट्रो थी, लेकिन उसका वेट 4 पिलर पे गया है, तो एक पिलर पे कितना फोर्स आएगा, mg बाय 4, एक पिलर पे कितना वेट आया, उसमें लिखा है ना कि चारों पिलर पे वेट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो एक पिलर पे कितना वेट आया है, टोटल वेट का 1/4, 40,000 इंटू में जी का वैल्यू 10/4, मतलब 10,000 इंटू 10 न्यूटन, बाकी दोनों को डिवाइड कर देना, स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, ये फोर्स ये एरिया, इतने पास्कल आंसर आ जाएगा, ठीक है।